Hello, everybody. So, today we will discuss the European political thought, in which we will discuss the Jean-Jacques Rousseau. तो रूसो को पढ़ेंगे हम लोग. सो किसी भी थिंकर को जानने के लिए सबसे पहले हम जिस तरह से करते हैं कि उसके लाइफ के बारे में जान लेते हैं. तो देखते हैं कि रूसोज लाइफ के बारे में या उनकी जीवन के बारे में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूसो लाइफ लिखा हुआ है. तो बॉर्न ऑन 28 जून 1712 इन जेनेवा. तो जेनेवा में स्विट्जरलैंड में ये पैदा हो जाते हैं. लेकिन ज़्यादातर लाइफ ये जो जीते हैं ये फ्रांस के अंदर जीते हैं. और इसलिए फ्रांस में भी काफ़ी पॉपुलर है. और इनकी लाइफ से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं. जब तक ये जिंदा रहे तब तक इनको कोई नहीं पहचानता था. एक स्ट्रगल भरी लाइफ रही. जैसे यहाँ पे लिखा है, हिज मदर डाइड अ फ्यू डे आफ्टर हिज बर्थ. तो इमिडिएटली आफ्टर बर्थ कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाता है. तो बहुत ज़्यादा इनके पास इनके जो पिता थे वो भी बहुत ज़्यादा इनकी पालन पोषण नहीं करते हैं या इनके टेक केयर नहीं करते हैं. तो ड्यू टू पॉवर्टी हिज फादर कुड नॉट रेज हिम इन प्रॉपर मैनर. तो एक तो प्रॉपर मैनर में नहीं कहे ड्यू टू पॉवर्टी. एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट हिम. तो वो भी एक था आइडिया. ये भी बोला जाता है. तो एग्जैक्टली तो फैक्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि लाइफ के बारे में है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि उनको उनके फादर उनसे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते थे. एट द एज ऑफ 12 ही ट्राइड मैनी अप्रेंटिस. मीन्स बहुत से काम करके उन्होंने अपने जीवन को पालने की कोशिश की. ही चेंज हिज रिलीजन फॉर टेम्प्रोरी गेन. तो बहुत बार जब भी कोई कहीं पे कुछ बताता था कि ये रिलीजन में आ जाइए हमको ये मिलेगा, तो आसानी से चेंज हो जाते थे. रिलीजन को बहुत ज़्यादा वो सीरियसली नहीं लेते थे. तो चेंज करते रहते थे. तो अब हम देखते हैं कि उसके बाद लाइफ में क्या हो रहा है इनके. तो इन 1744 ही वेंट टू पेरिस. पेरिस चले जाते हैं. जो हमने बताया जनेवा से पेरिस की तरफ फ्रांस में इधर उधर घूमते रहते हैं. लाइफ का ज़्यादातर टाइम इन्होंने पेरिस में या आसपास फ्रांस में ही बिताया. ही ट्राइड मैनी थिंग्स देयर and the theater, opera, music, poetry, everything. He tried his hand in every field. तो हर फील्ड में ये कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो जाए. तो कहीं भी ऐसा नहीं कि कुछ सक्सेस मिलती है इनको. लाइफ स्ट्रगल चलती रहती है. लेकिन उसकी वजह से उस स्ट्रगल से ये फिलोसफर एक तरह का नई सोच वाले जरूर बन जाते हैं. तो दो ही डिड नॉट गेट एनी सक्सेस इन एनी थिंग बट इट डेवलप हिज पर्सनैलिटी. तो पर्सनैलिटी किस कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होती है, ये कह सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी इनकी जो डेवलप हो रही है वो है एज अ फिलोसफर, एज अ थिंकर डेवलप हो रही है इनकी फिलोसफी. तो जैसा कि हमने देखा कि इनका जो टाइम पीरियड है 18 सेंचुरी में बड़े होते हैं. 1712 में पैदा होते हैं. तो 18 सेंचुरी जो चल रही है, 18 सेंचुरी वाज द टाइम ऑफ फ्यूडलिज्म. एब्सोलूट फ्यूडलिज्म वाज देयर. मींस इन पूरे यूरोप में अगर देखें, नॉट ओनली इन फ्रांस और स्विट्जरलैंड बट इन एंटायर यूरोप, फ्यूडलिज्म. यूरोप क्या कह सकते हैं कि सभी जगह पे, अगर इंडिया को भी उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में भी फ्यूडलिज्म या सामंतवाद जिसको हम कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा था. और वहाँ पे फ्रांस में जो था, लुइस 15 का रेंज था फ्रांस में. पॉलिटिकल पावर एंड प्रिविलेजेस वाज मोनोपोली ऑफ किंग. तो जो पॉलिटिकल पावर थी और जो भी प्रिविलेज थे वो किंग की मोनोपोली थी. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि आइडिया ये क्यों आ गया था. क्योंकि इससे पहले जो मैकेवेली जो दे के गए थे, तो किंग एक तरह से एब्सोलूट पावर हो गया था. और लोग उसमें बिलीव करने लगे थे कि स्ट्रांग स्टेट के लिए हमको पावर किसको देनी पड़ेगी, किंग को देनी ही पड़ेगी. आम जनता भी ये बिलीव करने लगी. तो इससे एब्सोलूट पावर हो गई किंग के पास. क्लैरिजी एंड जो नोबिलिटी है लिव्ड एक्स्ट्रावेगेंटली. अब क्लैरिजी जो है, जो पोप और जो धार्मिक गुरु हैं, वो तो बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली और बहुत अयासी से जी रहे हैं. नोबल जो लोग थे जो राजा के दरबार में थे, वो लोग भी बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली जी रहे हैं. एंड ही वॉज बीन डिनाइड मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ डिसेंट लाइफ. लेकिन उसी समय में जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो मिनिमम जो रिक्वायर्ड लाइफ की चीज़ें थी वो भी नहीं मिल पाती थी. तो ये जो फ्यूडलिज्म, जो सामंतवाद था, कहने के लिए आज भी ऐसा है. अगर हम वहाँ यूरोप में तो थोड़ा कम हो गया है काफ़ी हद तक, लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है या एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ भी ये है कि जो रिच है, जो पावरफुल है, वो तो बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली जी रहा है. लेकिन उसी समय में हम जो देख सकते हैं कि जो गरीब है वो डिसेंट लाइफ भी नहीं जी पा रहा है. और आज के कॉन्टेक्स्ट में तो और भी देख सकते हैं आप किस तरह से गरीब और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. और बेसिक मिनिमम चीज़ जिसको खाना पीना या पानी कहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है. और कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं. तो आगे देखते हैं.
तो अब जो हो रहा है, फ्रेंच एनलाइटमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द रूसोज आइडिया, क्योंकि रूसो के समय एक फ्रेंच एनलाइटमेंट जो हुआ, जो कह सकते हैं कि ज्ञान जो आया फ्रांस में, वो जो है एनलाइटनमेंट जो है, वो जो चेंजेस हो रहे थे कि अ, उसने एक नई तरीके से सोचने को मदद की, क्योंकि ये जो आइडिया था फ्रेंच एनलाइटनमेंट जो था, वो बहुत साइंटिफिक था, बहुत मॉडर्न था, मॉडर्निटी पे बेस्ड था कि पुरानी सारी चीज़ें खराब हैं और जो मॉडर्निटी है, साइंस है, जो नई क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस एनलाइटनमेंट के जो आइडिया था कि बहुत ज़्यादा साइंस पे फोकस किया जा रहा था, वो ये एग्री नहीं थे। ही डिड नॉट एग्री विद द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस विद द मॉडर्निटी, तो मॉडर्निटी से ये एग्री नहीं थे। और इसके साथ ही मॉडर्निटी को जो क्रिटिसाइज करते हैं, उसका आइडिया था कि जो मॉडर्निटी आई है, इसमें जो ह्यूमनिज्म है, जो मैन है, वो लॉस्ट हो गया है और उसकी फीलिंग खत्म हो गई है। अब वो क्या कहते हैं, एक रोबोट की तरह, रोबोट का तो वर्ड नहीं यूज किया उन्होंने, लेकिन वो एक ऐसे मशीन की तरह काम करने लगा है जिसमें सब कुछ फिक्स है कि क्या करना है उसको, बचपन से लेके मृत्यु तक की सब कुछ उसका फिक्स कर दिया गया है कि कब क्या करना है। तो किस एक ही तरह सब लोग पढ़ते हैं, एक ही तरह सब लोग जॉब के पीछे भागते हैं, एक ही तरफ हर सबको घर चाहिए, एक ही तरह सबको जो भी चीज़ चाहिए, पूरी सबको एक ही जैसी चीज़। तो बोले कि अब यहाँ से फीलिंग ही खत्म हो गई कि हर आदमी अलग अलग है, ऐसा होना बदल गया। और फिलोसफर्स आर इनसेंसिटिव टुवर्ड द फीलिंग, और जो नए फिलोसफर्स आ रहे हैं वो मॉडर्निटी को इतना अधिक चेरिश कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मनुष्य की जो ह्यूमंस की जो आइडिया है, जो फीलिंग्स है, वो खत्म हो गई। अब ये कह रहे हैं कि अब ये खत्म क्यों हुई, बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है कि इतना अधिक रैशनल हो गया है तो फीलिंग खत्म हो जाएगी। हर चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस के सेंस में देख रहा है, हर चीज़ को पॉजिटिविटी के सेंस में देख रहा है, मटेरियलिज्म के सेंस में देख रहा है कि मटेरियल हमको उससे कितना गेन होगा। तो ये कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, फीलिंग खत्म हो गई। तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है, उनको लगता है ये रैशनैलिटी है, जो तर्क है, जो आर्गुमेंट है, इसकी वजह से हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो कह रहा है कि अब इनका आइडिया है कि इससे पहले क्या सही थे, जब हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी तब हम सही थे, क्योंकि हम अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे, अलग अलग चीज़ों के लिए बने होते थे, आज हम एक जैसी सोच रहे हैं। तो इनका जो आइडिया है, ये रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट रीजन। तो रीजन को ये बोलते हैं कि जब से हम हर चीज का रीजन ढूंढ रहे हैं, वहीं से हम फर्स्ट ट्रैप होते जा रहे हैं। जितना हम फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं नॉलेज के थ्रू, जो प्लेटो अरिस्टोटल ये सब बोल रहे थे, उतना ही हम ट्रैप होते जाते हैं नॉलेज जो है, क्योंकि ये जो नॉलेज है वो हमको एक डायरेक्शन में ले जा रही है। तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट रीजन। Rousseau criticized the modernity in his essay, Has the progress of science and arts contributed to corrupt or purify morality? तो ये एक ऐसे कंपटीशन था जहाँ पे इनको फर्स्ट प्राइज, ही गॉट प्राइज हिज ऐसे फॉर इन 1749। तो 1749 में जब ये फ्रांस आ गए तो फ्रांस में एक ऐसे कंपटीशन था, तो ये ऐसे ही चलेगा इस ऐसे कंपटीशन में देने के लिए कि एक ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे यूजली पूछा गया कि जो साइंस एंड आर्ट का कंट्रीब्यूशन है, उसने क्या किया, मोरालिटी को प्यूरिफाई किया और करप्ट किया। तो यूजली वो जो एरा था एनलाइटनमेंट का, उसमें मोस्ट ऑफ द थिंकर्स जो थे वो साइंस को चेरिश कर रहे थे, आर्ट्स को। उस समय आर्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी, तो वो आर्ट फॉर आर्ट से ना हो के वो चेंजेस के ऊपर आर्ट हो रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको एक ऐसी चीज़ बोला कि उसके अगेंस्ट में लिखा। यूजली हमको लग रहा था कि साइंस जो है, ज़्यादातर लोग साइंस के फेवर में लिख रहे थे कि साइंस ने हमको बदल दिया, अदरवाइज हम बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, हम बहुत हार्डशिप की लाइफ जीते थे। लेकिन साइंस के आने की वजह से धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, रैशनैलिटी आ रही है। बड़े बड़े साइंटिस्ट आ चुके थे, न्यूटन आ चुके थे, इस तरह के लोग आ चुके थे, गैलीलियो, कोपरनिकस, इस तरह के लोग आ चुके थे उस समय तक। तो इवन बायोलॉजी में चार्ल्स डार्विन आ चुके थे। तो जो साइंस था उसका एक बहुत बड़ा ऑरा बन गया था कि साइंस सब कुछ चेंज कर सकती है और साइंटिफिक वे से ही हम जो है ह्यूमन बीइंग लिबरेट हो सकता है, मुक्त हो सकता है। बट ये जो थे रूसो, इनका आइडिया थोड़ा सा अलग था। इनका आइडिया थोड़ा, या इन केस कह सकते हैं नेगेटिव था। दैट ही सेड कि जो साइंस एंड आर्ट हैज करप्टेड द मोरालिटी, कि इन्होंने मोरालिटी जो नैतिकता है उसको ही करप्ट कर दिया, ह्यूमन बींग्स इससे करप्ट हो गया है। और इनका एक अलग आइडिया होने की वजह से इनको प्राइज भी मिल जाता है। तो ही आर्ग्यूड दैट प्रोग्रेस वाज एन इल्यूजन, कि एक भ्रम है जो प्रोग्रेस दिखाई जा रही है, वो एक जस्ट एक भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस प्रोग्रेस को हम पॉजिटिव ढंग से नहीं ले सकते। द आर्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी सर्व ओनली टू कास्ट गार्लैंड
ऑफ फ्लावर्स ओवर द चेन्स मैन बोर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट भी है। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि जो अ, ये किसका है। तो ऑब्वियसली इन्होंने बोला कि जैसे आप देख सकते हैं कि मैन इज फ्री, कि इन्होंने बोला कि आदमी फ्री तो पैदा होता है लेकिन ये एवरीवेयर इट इज इन चेन। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो आर्ट है सिविलाइज सोसाइटी की, इसने क्या किया, उसी चेन के ऊपर एक गार्लैंड, एक फूलों की माला लपेट दी। लेकिन अंदर तो चेन है, हम बंधे तो हुए ही उस चेन से, ऐसा नहीं कि चेन को तोड़ दिया आदमी को फ्री कर दिया। वो काम आर्ट नहीं कर पा रही है, या सिविलाइज सोसाइटी जो हम सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटी कह रहे हैं वो नहीं कर पा रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं, अब ये कहते हैं कि वर्च्यू इज पॉसिबल इन अ सिंपल सोसाइटी, कि किसी भी सिंपल सोसाइटी में ही वर्च्यू पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि वर्च्यू कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी में जो गुण है, जो वर्च्यूज जो नॉलेज के थ्रू मिलने थे, वो नॉलेज जो है वो हमेशा साइंटिफिक या मटेरियलिस्टिक नॉलेज नहीं होगी। जो नॉलेज के थ्रू हम वर्च्यू की बात प्लेटो और एरिस्टोटल भी कर चुके हैं, सोक्रेटिस भी कर चुके हैं, लेकिन इनका जो आइडिया था वो, लेकिन वो सिंपल सोसाइटी में ही हो सकती है। कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी में क्या होगा, वहाँ पे जो ग्रीड है वो बढ़ जाएगी। इन द मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी मैन वॉज करप्टेड, कि करप्ट हो गया मैन, उसकी नीड और ग्रीड बढ़ गई है, और उसकी वजह से जो है वो वर्च्यू को पा ही नहीं सकता। ऑल्दो हम बिलीव कर रहे हैं कि साइंस से हम बहुत कुछ रीज़न से बहुत कुछ पता कर सकते हैं, साइंस के थ्रू हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, लेकिन हम कॉम्प्लिकेशन में और जाते जा रहे हैं। लग्जरी इज द ब्रीडर ऑफ करप्शन। अब बोले कि लग्जरी जो है वही करप्शन को और बढ़ा रही। तो क्योंकि हम जैसे साइंस से हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक चीज़ें बढ़ने से हमारी लग्जरी बढ़ गई, कि पहले हम पैदल जाते थे तो हमको गाड़ियाँ मिल गई, ट्रेन आ जाती है, या इस तरह की चीज़ें, या किसी भी चीज़ को हम अलग तरीके से सोफिस्टिकेटेड बना सकते हैं, चाहे हमारे बैठने का स्थान हो, चाहे सोने का हो। ये सारी चीज़ें जो होंगी, अब हमको नई नई चीज़ें चाहिए। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी देख लेते हैं, नीड हमारी पूरी हो सकती है। हमें टाइम देखने के लिए घड़ी चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो घड़ी महंगी हो। हमें जाने के लिए गाड़ी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो गाड़ी महंगी हो। हमें रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो घर महंगा हो। लेकिन फिर भी हम जिस घर में रहते हैं उससे बेटर चाहिए, जिस गाड़ी में चाहते हैं उससे बेटर चाहिए, जिस घड़ी को लगाए हम उससे बेटर चाहिए। तो मॉडर्न समय के, आज के समय भी इनका रेलेवेंस बन जाता है कि, और उसी को पाने के लिए सारा करप्शन हो रहा है। क्योंकि एक आदमी जिसके पास जॉब है या ठीक ठाक इनकम है, वो सारी बेसिक नीड तो पा सकता है, लेकिन उसको और भी ज़्यादा चाहिए, और वहीं से करप्शन की बिगनिंग होती है। वहीं से जो इन्होंने लिखा भी है, लग्जरी इज द ब्रीडर ऑफ करप्शन। एथेंस वॉज पेरिस्ड बिकॉज ऑफ इट एलिगेंस, लग्जरी, वेल्थ, आर्ट एंड साइंस। तो हिस्ट्री को भी ये जज करते हैं कि क्यों वहाँ पे एथेंस जो था एक समय में सबसे स्ट्रॉन्ग, एक समय का सबसे अधिक सिविलाइज सोसाइटी थी, लेकिन वो भी पेरिस्ड हो जाती है, वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अपने जो लग्जरी थी उसके और वेल्थ के कारण, और जो आर्ट साइंस पे ज़्यादा फोकस करने लगे, उसी की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। अब रूसो कहते हैं, रूसो आर्ग्यूड दैट आवर माइंड्स हैव बीन करप्टेड इन प्रोपोर्शन एज द आर्ट्स एंड साइंस हैज इम्प्रूव्ड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहे हैं, ये सेइंग कि जितना जितना आर्ट एंड साइंस इंक्रीज कर रही है या डेवलप कर रही है, उतना ही हमारा जो दिमाग है वो क्या हो रहा है, करप्ट होता जा रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, कि जितना साइंस डेवलप करेगी या आर्ट्स डेवलप कर रही है, तो होता भी है। जैसे हमने साइंस डेवलपमेंट के साथ ही हमको ज़्यादा लग्जरी की चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमको वॉच की ज़रूरत तभी पड़ रही है जब साइंस ने वॉच बना दी, अब हमको ज़रूरत पड़ रही है, अदरवाइज टाइम की इतनी ज़रूरत नहीं थी, या किसी भी चीज़ की, गाड़ियों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लोग पैदल चले जाते थे। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम ज़्यादा करप्ट होते जा रहे हैं। और इवन आर्ट्स की वजह से भी यही होता है कि आर्ट की चीज़ें जो हमारी जैसे जैसे आर्ट ग्रो कर रही है, वैसे वैसे हमको पेंटिंग्स तो बेसिक नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हमको महंगी से महंगी पेंटिंग, जिसके पास जितना पैसा है वो उतनी महंगी पेंटिंग्स खरीदता है, वो उतने महंगे स्कल्पचर्स खरीदता है, या उतनी ही महंगी चीज़ें जो ज्वेलरी खरीदेगा। तो वो कोई बेसिक नीड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, आर्ट के डेवलपमेंट की वजह से अब हमने दूसरों को देखा है तो मुझे भी वो चाहिए, इसलिए अब मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, करप्शन करूँगा, किसी और तरीके से कमाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो चीज़ है आर्ट एंड साइंस के डेवलपमेंट में, ये रूसो इस तरह से देख रहे हैं साइंस एंड आर्ट के डेवलपमेंट को, और निगेटिव। ही प्रिविलेज सेंटिमेंट एंड कॉन्सियस ओवर रीजन, कि अब ये कहते हैं कि रीजन से ज़्यादा जरूरत क्या है, सेंटिमेंट की, कॉन्साइंस की, कि कॉन्साइंस जो हमारी चेतना है, जो हमारी भावना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि
रीज़न या कारण, जो और जो रैशनैलिटी है, तर्क से ज़्यादा जरूरी क्या है, सेंटिमेंट्स हैं, कॉन्साइंस है, ये ज़्यादा जरूरी है हमारे। विदाउट रेवरेंस फेथ एंड मोरल इंस्टीट्यूशन देर इज नाइदर करेक्टर नॉर सोसाइटी। तो ये बोल ही रहे कि रेवरेंस मीन्स श्रद्धा होगी, श्रद्धा या विश्वास जो फेथ है, उसके बिना एंड मोरल इंस्टीट्यूशन नैतिक जो संस्था है उनके बिना देर इज नाइदर करेक्टर नॉट सोसाइटी, कोई करेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी, ना ही कोई समाज रह सकता है। और इन्होंने एथेंस का एग्जाम्पल दे के भी बताया कि वहाँ पे जो हुआ कि मोरल इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए, फेथ खत्म हो गया, और मॉडर्निटी जब आई और धीरे धीरे एथेंस जो है पेरिस कर गया, डिस्ट्रक्ट हो गया या खत्म हो गया। फिर देखते हैं कि क्रिटिक ऑफ सिविल सोसाइटी, उस समय तक सिविल सोसाइटी जो है वो कह सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट आ चुका था, क्योंकि हॉब्स और लॉक ने ये आइडिया दे रखा था। और तो इसको ये जो सिविल सोसाइटी बनती है, जो सेकंड ऐसे इनका आता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन एंड इज इट अथोराइज्ड बाय द नेचुरल लॉ, 1754 में ये लिखते हैं। तो ये और भी इम्पोर्टेंट ऐसे है, क्योंकि पहला ऐसे तो बहुत बार पूछा जाता है, अब ये सेकंड ऐसे जो है ये भी पूछा जाता है, तो इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, अब ये ओरिजिन में जा रहे हैं, और इसी से ये निकालेंगे कि स्टेट की जरूरत क्यों पड़ती है और स्टेट किस तरह का होना चाहिए, और क्या डिफरेंस होगा जो हॉब्स का स्टेट है और जो लॉक का स्टेट है उसमें, और जो उनका जो नेचुरल लॉ है, जो लॉ ऑफ नेचर है, या ओरिजिन ऑफ स्टेट जो है, हम देख सकते हैं उसमें। दिस ऐसे वॉज कॉल्ड द सेकेंड डिस्कोर्स, तो इन्होंने डिस्कोर्स, इसको ये चीज़ें हैं कि इसको सेकेंड डिस्कोर्स कहा गया है। सेकेंड डिस्कोर्स, इट इज़ अ नैरेटिव ऑफ द फॉल ऑफ मैन, कि किस तरह से जो आदमी का पतन हुआ और ये गिरता गया। द प्रॉब्लम एविडेंटली वॉज नॉट विद द मैन बट द नेचर ऑफ सोसाइटी इन विच ही वॉज लिविंग। अब ये कह रहे कि इन द बिगनिंग जो मैन है वो तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि अगर इफ प्रॉब्लम लाइज विद द सोसाइटी इट मीन्स द मैन वॉज ओके, मीन्स मैन वॉज गुड, बट सोसाइटी हैज बीन करप्टेड according to modernity, as the science and art is growing, so society is being corrupt and because of that the man will be also corrupt। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो आदमी है वो करप्ट अपने आप में नहीं था, पैदा नहीं हुआ था, धीरे धीरे सोसाइटी में रहते हुए वो करप्ट हो गया। अब ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर प्रायर टू इमरजेंस ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी है उससे पहले भी, स्टेट ऑफ नेचर को तीनों ही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर हॉब्स को भी देखें तो वो भी स्टेट ऑफ नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लॉक भी स्टेट ऑफ नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक प्रकृति की अवस्था थी और वो जो है स्टेट बनने से पहले थी। और लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये सोसाइटी बनने से भी पहले है प्रकृति की अवस्था, जिसको कह रहे हैं ये इमरजेंसी सोसाइटी। और जो सोसाइटी बन गई उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई तो फिर स्टेट बनता है। तो स्टेट ऑफ नेचर जो है वहां पे क्या था, मैन वॉज अ नोबल सेवेज, कि एक आदर्श कह सकते हैं, आदर्श दैत्य की तरह था, कि जो उसके अंदर कुछ बुराइयां तो थी लेकिन फिर भी आइडियल था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, देयर वॉज नो लैंग्वेज, क्योंकि उस समय तक कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, और एनी साइंस और आर्ट, कि किसी भी साइंस और आर्ट की जो नॉलेज ना होने की वजह से क्या हुआ, अपने अपने आप में फ्री था। और कह भी सकते हैं अगर बिल्कुल मार्क्सिस्ट सेंस में देखें, जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है जहाँ पे हम जंगलों में हैं और सिविलाइज्ड होने से थोड़ा सा पहले, या सिविलाइज जब हम शुरुआत में हो रहे हैं, उस समय तक लोग अपना अपना करते थे, अपना से शिकार किया, अपना खा लिया, कोई किसी की लूट नहीं रहा है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके पास इतना अधिक है। तो वहाँ पे आदर्श था कि अपनी लाइफ से मतलब है, हम साथ में रह तो लेंगे लेकिन किसी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी के दूसरे के पास, या हम मर्डर नहीं कर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो सकती थी, और बोले कि ये जब तक साइंस और आर्ट नहीं डेवलप हुई तब तक ही चली। लेकिन अगर जैसे ही स्लेवरी आती है वहाँ से हम एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा अनाज अपने पास पोजीशन में रखना होता है, इन सब चीज़ों की चीज़ें शुरू हो जाती हैं सिविलाइजेशन के साथ ही। Men were guided by two instincts, फर्स्ट सेल्फ लव एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, दो चीज है। एंड सेकंड जो है सिंपैथी और ग्रिगेरियस इंस्टिंक्ट। तो बोले कि दो ही इंस्टिंक्ट थी, एक तो अपने से प्यार, कि हम अपने से प्यार करते थे अपने आप को बचाने के लिए, हम किसी पे अटैक नहीं कर रहे लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, किसी भी चीज़ से, चाहे ठंड जाड़ा गर्मी हो या जंगली जानवर हो या किसी भी चीज़ से, हम अपने आप को बचाना, अपने आप को प्यार करेंगे तभी तो बचाएंगे।
तो ये इससे गाइडेड था। दूसरा जो था सिंपैथी थी। ग्रेगरियस मीन्स कि हम झुंड में रहना हमको हमारी प्रवृत्ति थी। तो सिंपैथी थी एक दूसरे के प्रति, अगर किसी को हो रहा है तो हम उसको बचा लाएंगे, मान लीजिए किसी को चोट लग गई तो हम उसको। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट थे इनिशियली मैन जो सिविलाइज्ड हो रहा था सिविल सोसाइटी में। लेकिन धीरे धीरे जो रीज़न इन्होंने बताया कि रीज़न ही इट्सेल्फ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, कि यहाँ से वो रीज़न पे फोकस करते हैं कि रीज़न जैसे ही आने लगा, और उस रीज़न ने क्या किया, मटेरियलिस्टिक बना दिया। अब हमको सिंपैथी खत्म हो गई, ग्रेगरियस नेचर इंस्टिंक्ट खत्म हो गया, हम अलग रहना चाहते हैं, छोटे ग्रुप में रहना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। रीज़न एंड लैंग्वेज डेवलप द सोशल रिलेशन। जो रीज़न है और लैंग्वेज है, इसने सोशल रिलेशन बनाना शुरू कर दिए। दिस ब्रॉट फर्स्ट फॉल ऑफ मैन, कि जैसे ही सोशल रिलेशन हम, क्योंकि रीज़न होगा तो हम किससे सोशल रिलेशन बनाएंगे किससे नहीं बनाएंगे, अब हम ये कैलकुलेट करने लगे। और लैंग्वेज ने हमको बता दिया कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो बताए भी ना, क्योंकि हमारे पास जैसे ही लैंग्वेज आ गई तो हम सोचते कुछ और है, लैंग्वेज के साथ हम बोलते कुछ और है। अभी तक हमको डायरेक्टली एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा था कि अगर दो जानवर हैं आपस में, ये अलग अलग बिहेव नहीं कर सकते, कि वो नफरत तो करते हो, हम छीनना तो चाहते हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत प्यार से बात करें, ये बहुत मुश्किल है जानवरों के लिए। लेकिन जैसे हमारे पास लैंग्वेज आ गई, हमने क्या किया, हम प्यार से बोलते हैं, लेकिन चाहते क्या है, हम आपसे से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। रीज़न, कि रीज़न है कि भाई क्योंकि फ़ायदा अच्छी चीज़ है, हम प्रॉफिट कमाने के लिए तो पैदा हुए हैं, ये हमारा रीज़न है। तो इसको हम गलत भी, मॉरली भी गलत नहीं मान रहे हैं, कि अगर हम प्रॉफिट किसी से कमा रहे हैं, किसी को बेवकूफ़ बना के, किसी को किसी भी तरह से कुछ भी प्रोडक्ट बेच दे, उसको भले उसको ज़रूरत ना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है रीज़न नहीं दिखा, कि हमको अपने प्रॉफिट से मतलब है, उससे प्रॉफिट से, उसके लॉस से हमको मतलब नहीं है। तो दिस ब्रॉट फर्स्ट फॉल ऑफ मैन, कि यहीं से उसका पहला पतन शुरू हो जाता है। डिस्कवरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये जो है उसने कि अब लेबर क्या होगा, डिवीजन की, कौन क्या काम करेगा। जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अलग अलग सोसाइटी में सब जगह डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो गया। पैट्रियार्कल स्टेज जो हुई वो भी है, जिसमें मेल को ऊपर रख दिया गया और फीमेल को नीचे रख दिया गया। और जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसमें भी कर दिया गया कि किंग का काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बाकी लोगों का नीचे है। जो इंडिया सोसाइटी में अगर शूद्र देखे, जो सर्विस क्लास है उसको सबसे नीचे रखा गया, बिजनेस को उसके ऊपर, और जो वॉरियर क्लास उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग भी, अलग अलग सोसाइटी में अगर हम देखें तो कुछ लोग सर्विस क्लास ऊपर है और कहीं पे ये चीज़ नीचे। जैसे हम चाइनीज़ सोसाइटी में देखें तो बिजनेस वाला सबसे नीचे हो जाता है और बाकी सब लोग ऊपर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सोसाइटीज़ बनेगी, तो अलग अलग जो एक्सप्लॉयटेशन का तरीका अलग अलग बन गया। जैसे आपने हायरार्की बनाई, वो एक्सप्लॉयटेशन का तरीका बन गया, और ये फिर से मोरली और गिरा देगा। मेटलर्जी एंड एग्रीकल्चर ग्रेट रेवोल्यूशन, ये कहते हैं कि जो मेटलर्जी है, जो लोहा ढूंढा गया या दूसरे जो तांबा कांसा जो ढूंढे गए, जो कॉपर ढूंढा गया, इनकी वजह से और एग्रीकल्चर में ज़्यादा करने से हमारा पोजीशन बढ़ गया, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना तो रखते ही हैं, उससे ज़्यादा भी रखने लगे पोजीशन। आयरन एंड कॉर्न विच सिविलाइज मैन रूइंड द ह्यूमैनिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि आयरन एंड कॉर्न को ये ब्लेम करते हैं कि आयरन के आने से हम जो एग्रीकल्चर ज़्यादा कर पाते थे, अब हमारी डिपेंडेंसी जो जंगलों पे थी वो ख़त्म हो गई, हम पूरी तरह से सिविलाइज्ड सो कॉल हो गए, और कॉर्न की वजह से हमारा पोसेसन बढ़ गया। अदरवाइज क्या होता है, तो कोई भी सब्जी हो या कोई और जानवर मार के खाया हो तो वो क्या कहते हैं, पोजेस नहीं कर सकते थे, हम बहुत देर तक नहीं रख सकते थे। कॉर्न के आने से क्या हो गया, इसको साल भर रख सकते हैं, 2 साल रखते हैं। अब जिसके पास ज़्यादा कॉर्न है वो अमीर हो जाएगा, जिसके पास कम कॉर्न है वो गरीब हो जाएगा। तो यहाँ से ही अमीरी गरीबी बढ़ने लगती है, और हम देख सकते हैं कि ये जो सोसाइटी को डिवाइड करती है, और यहाँ से वन मोर फॉल का वी कैन सी, कि एक और फॉल या पतन होने लगता है। अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो आइडिया है कि अब जब हम ग्रीडी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, तो क्या करेंगे। हम पहले तो सेल्फलेस थे बट धीरे धीरे सेल्फिश हो गए, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, जैसे हॉब्स ने बताया कि हम नेस्टी ब्रूटिस सेल्फिश हैं, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लॉक कहते हैं कि नहीं, हम रैशनल हैं लेकिन कुछ लोग इरेशनल हो सकते हैं, इसलिए हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो कहते हैं कि एक टाइम जो है वहाँ पे हमारा जो पतन शुरू हुआ, जो फॉल डाउन शुरू हुआ, उससे बचने के लिए, क्योंकि हर आदमी ग्रीडी हो गया, और उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी रूसो ने, कि अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमको करना पड़ेगा। इन द डिस्कोर्स रेजेस सम क्वेश्चन, कि अब क्वेश्चन क्या था, व्हाट देन इज टू बी डन। जैसे उन्होंने डिस्कोर्स में बताया कि अब हम जो मोरालिटी है वो खत्म हो गई है, अब क्या करें, अब साइंस और मॉडर्निटी तो आ चुकी है, अब क्या हम वापस चले जाएं, मस्ट सोसाइटी भी टोटली एबॉलिश, कि अब सोसाइटी को खत्म कर दे, फिर से जंगलों में चले जाएं, या अब ये कहते हैं कि दूसरा क्या है, मैम और तुम
जो फ्रेंच में है ये चीज़ें कि मैं और तुम जो अलग अलग हैं वो ख़त्म कर दिया जाए, या मस्ट वी रिटर्न अगेन टू द फॉरेस्ट। ये जो क्वेश्चन थे इसी का आंसर ये अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं कि अब इससे बचा कैसे जाए, कि हम करप्ट तो हो चुके हैं, हम फॉल भी कर चुके हैं, बट अब क्या करें, हम क्या पूरी तरह से छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाए जंगलों में, या अपना और तुम्हारा कुछ भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो ख़त्म कर दें, सब कुछ सबका हो जाए फिर से, जो ऑलमोस्ट प्रिमिटिव कम्युनिज्म में हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो क्या ये सही है? अब इसी का आंसर ये ढूंढते हैं। तो ये कहते हैं कि नो, नो गोइंग बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर, कि हम फिर से स्टेट ऑफ नेचर में नहीं जा सकते जहाँ पे सब कुछ सबके लिए सब बराबर था, ऐसा नहीं हो सकता। अब सोसाइटी वॉज इनएविटेबल, कि अब जो सोसाइटी है वो न जरूरी हो गई, इसको हम सर पास नहीं कर सकते कि बिना सोसाइटी के कोई नहीं रह सकता। मैन कैन नॉट फुलफिल हिज पोटेंशियल विदाउट सोसाइटी, कि सोसाइटी के बिना जो आदमी है वो अपने पोटेंशियल्स को नहीं निकाल सकता, क्योंकि अब हमको बहुत कुछ ज़रूरत होती है, हमारे पोटेंशियल्स भी बढ़ गए हैं। जब हम जंगलों में थे तो हमको बस खाने की सोचना होता था और सोने की, कि सब जो सुरक्षित जगह पे सो सके, और अपने प्रोजनी तैयार करने के, कि हम अपने बच्चे कैसे तैयार कर सकते हैं, बस इतना ही सोचना होता था। बहुत ज़्यादा हम नहीं सोचते थे। लेकिन अब हम क्या रे, पोटेंशियल्स बढ़ गए हैं, हम नई नई क्रिएटिव चीज़ें भी सोचते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट भी, हमें इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, हमको पढ़ना भी ज़रूरी होता है, अगर नहीं पढ़ेंगे कुछ तो, या हम इन्फॉर्मेशन गैदर करना भी ज़रूरी होता है, अगर इन्फॉर्मेशन हमको ना मिले तो। वो गलत और सही वो अलग बात है कि कितनी गलत किसको मिल रही, कितनी सही मिले। ऑलमोस्ट सभी लोग, चाहे वो अनपढ़ आदमी हो तो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो भले वो गलत सोर्स से मिल जाए, गलत चीज़ें मिल जाए, लेकिन फिर भी एज ए फैक्ट उसके पास इन्फॉर्मेशन है, वो कितना फैक्चुअली सही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द टास्क देयरफॉर इज टू क्रिएट अ न्यू सोशल ऑर्डर। अब एक नए, अभी कहते हैं कि वो पुराना सोशल ऑर्डर में तो नहीं जा सकते, देन व्हाट शुड वी डू, द वी शुड मेक अ न्यू सोशल ऑर्डर। अब एक नया सामाजिक ऑर्डर या व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सो रूसो ट्राइड टू आंसर दीज क्वेश्चन। तो हाउ टू एस्टेब्लिश अ न्यू सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर, व्हाई शुड मैन ओबे दैट स्टेट, क्यों एक नए सोशियो पॉलिटिकल जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है, एट द सेम टाइम क्यों होना चाहिए राज्य को, राज्य को होना ही क्यों चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूसो, फिलोसफर्स बिफोर हिम डिड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। उनका मानना था कि जो अभी तक चिंतक थे उन्होंने इस क्वेश्चन को माना ही नहीं या उसका जवाब नहीं दिया, अब हमको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा, या वो देते हैं। तो उनका जवाब देख लेते हैं क्या है। जो उनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओपन ड्रामेटिकली, मैन इज बॉर्न फ्री एंड ही इज एवरीवेयर इन चेंज। जो हमने पहले ही बता दिया कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेंज, कि हम पैदा तो स्वतंत्र होते हैं लेकिन जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, चेन में बंध गए, जो सोसाइटी के चेन्स है, जैसे हमको बचपन से हम, हमारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सारे बच्चे, दुनिया भर के जितने बच्चे हैं सबको स्कूल जाना ही पड़ेगा, भले आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो। इसके अलावा आप पढ़ने में अच्छे होने चाहिए, ये भी एक तरह का सोशल चेन है। इसके बाद आप कहते हैं जॉब करना चाहिए, उसके बाद आपको शादी करनी चाहिए, उसके बाद बच्चे होने चाहिए, उसके बाद आपको जॉब करते हुए मर जाना चाहिए, अपने बच्चों की केयर करना चाहिए, उसके बाद आप, तो सभी लोग इसी तरह की लाइफ में, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो किसी को पसंद हो या ना हो, ऑलमोस्ट सब लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें जकड़े हुए हैं। अब ये कहते हैं हाउ टू मेक द चेन लेजिटिमेट। अब इस चेन को लेजिटिमेट कैसे बनाएं, कि अगर ये चेन है भी तो हम कैसे, इसके अलावा हमारी जो चेन है कि हम स्टेट में रहेंगे, हम किसी न किसी, मैं अगर किसी स्टेट या कंट्री का पार्ट नहीं रहना चाहता, मैं किसी भी दुनिया किसी देश का पार्ट नहीं रहना चाहता, तब क्या होगा, कि कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई कि मेरा देश जो है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी भी, अगर किसी एक देश का रहूँगा तो मैं उसके लिए ज़्यादा लॉयल हो जाऊँगा, तो मैं पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अगर लॉयल हूँ या ऐसा हूँ, तो क्या होगा, तब मेरा अपना देश ना हो, कोई भी देश ना हो मेरा, लेकिन फिर भी क्या होगा, एक देश सिटीजनशिप चाहिए, बिना पासपोर्ट के, बिना वैलिड आईडी कार्ड के मुझे दूसरा देश में कहीं जा नहीं सकता। तो ये हमारे साथ फोर्स किया गया है, तो हम चेन में हैं कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, आप जहाँ पैदा हो जाते हैं वहाँ की ही सिटीजनशिप मिलेगी, तो आप कहीं और की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, अपने माँ बाप की या तो सिटीजनशिप ले, वहाँ से आप ये नहीं चूज़ कर सकते कि मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है मैं वहाँ से अप्लाई कर लूँगा, तो जब तक आप जाएंगे नहीं, कुछ दिन रहेंगे नहीं, तब तक आपको कोई नहीं देगा। तो ये सारी जो लेजिटिमेसी है कहाँ से लाएं। अब ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल वाइल यूनाइटिंग हिमसेल्फ विथ ऑल मे स्टिल ओबे हिमसेल्फ अलोन एंड रिमेन एज अ फ्री एज बिफोर। कि अब कहते हैं कि अब जो आइडिया है कि एक जो इंडिविजुअल है वो
अपने आप को सबके साथ जोड़ दे, और एट द सेम टाइम स्टिल ओबे हिमसेल्फ, कि सिर्फ अपने आप को जोड़ तो दे सबके साथ, लेकिन फॉलो किसको करे, सिर्फ अपने आप को, और उसके बाद वो फ्री रह सकता है। अब इसको कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं, देखते हैं कैसे होगा। So, the social contract involves the total alienation of each associate together with all his rights to whole community. तो इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये हॉब्स और लॉक से थोड़ा सा डिफरेंट है। द टोटल एलिनेशन ऑफ ईच एसोसिएट, कि सभी एसोसिएट जो हैं बिल्कुल एलिनेटेड रहेंगे। टुगेदर विल ऑल हिज राइट, कि अपने जितने भी अधिकार हैं उनसे सब लोग अलग अलग रहेंगे, सबके पास अपने अपने अधिकार रहेंगे। टू होल कम्युनिटी, जो पूरे कम्युनिटी के लिए है, उस अधिकारों से ये अपने अधिकारों को अलग कर लेंगे, उससे एलिनेट हो जाएंगे। कि जो चीज़ मान लीजिए आपके पास तो अधिकार हैं, लेकिन टोटल सोसाइटी के लिए कुछ और अधिकारों की जरूरत है, तब आप अपने आप को उस अधिकार से एलिनेट कर लेंगे। ईच मैन गिव्स हिमसेल्फ टू ऑल, कि एक व्यक्ति सबके लिए वो अपनी चीज़ों को त्याग कर देगा। ही गिव हिमसेल्फ टू नो बडी इन पर्टिकुलर। अब क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए या इसके लिए या किसी किंग के लिए या किसी बड़े इंटेलेक्चुअल के लिए या किसी रिलीजियस गुरु के लिए वो अपने आप को नहीं, अपने राइट्स को नहीं डेडिकेट करेगा, लेकिन क्या कर सकता है, सबके, नो बडी पर्टिकुलर, लेकिन सबके लिए कर सकता है। हिमसेल्फ टू ऑल, अगर ऑल के लिए करता है, सभी के लिए करता है, तब तो सही है। तो अब ये कैसे करेगा, फिर से आइडिया आता है कि ये आइडिया तो सही है कि हम अगर अपने राइट्स को अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर छोड़ भी देते हैं अपने राइट्स को, तो भी, लेकिन वो कैसे होगा। ईच ऑफ अस पुट हिज पर्सन एंड ऑल हिज पावर टू द कॉमन यूज ऑफ अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ जनरल विल। अब ये कहते हैं कि किस, अगर हम ये जो अभी तक हम किसी, जो मैकेवेली बोल रहे हैं किसी किंग को दे देते हैं अपने राइट्स, या हॉब्स बोल रहे हैं किसी सॉवरन को दे दीजिए, लॉक बोल रहे हैं कि डिसाइड कर लीजिए, सॉवरन को दे दीजिए, अगर सॉवरन नहीं पूरा कर पा रहा है तो वापस ले लीजिएगा। ये कहते हैं कि ये सॉवरन क्या होगा, ये सॉवरन जो होगा वो होगा जनरल विल, सामान्य इच्छा, जो सभी की इच्छा है, इन सभी की, किसी एक राजा की नहीं, इसमें राजा भी हैं, सभी लोग हैं, इसमें क्लर्जी भी हैं, सारे लोग जो धार्मिक गुरु से लेके सभी लोग हैं, और सबकी इच्छा के लिए हम अपने आप को डेडिकेट कर देंगे। लेकिन और इसी को कहते हैं ये जनरल विल। तो जनरल विल के लिए हम अपनी जो पर्टिकुलर विल है, और पर्टिकुलर विल क्या हो गई, वो हमारी अपनी विल हो गई। तो पर्टिकुलर विल को हम छोड़ देंगे और जनरल विल के लार्जर कॉन्टेक्स्ट में छोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है, यूनियन ऑफ ऑल पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज द स्टेट व्हेन इट इज पैसिव, द सॉवरेन व्हेन इट इज एक्टिव। कि जब ऑल पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल्स की जो हमने ये जो विल थी वो मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ ऑल पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स इज द स्टेट, कि सभी जो पर्टिकुलर्स हैं वो मिलके क्या बन गए, मान लीजिए वो बन गए स्टेट। व्हेन इट इज पैसिव, लेकिन ये पैसिव है, अभी सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं। एक्टिवली क्या होगा, कि हम सब लोग एक जनरल विल पे पहुंच जाएंगे, कि सब लोग मिलके तो स्टेट बना लिए हैं, जैसे आज के समय हम देखें इंडिया एक स्टेट है, लेकिन क्या हम सब लोग एक ही चीज चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। जब हम सब लोग एक चीज चाहने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव स्टेट हो जाएगा। आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, मैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ स्टूपिड एंड लिमिटेड एनिमल टू इंटेलिजेंट क्रिएचर एंड मैन। तो अभी क्या कह रहे हैं कि अगर जब हम इस तरह की चीज फॉर्म कर लेंगे, जब हम स्टेट पा लेंगे, तब क्या होगा, अपने आप को एक स्टूपिड एनिमल से हम एक इंटेलिजेंट क्रिएचर में पालेंगे, जहाँ पे मेरा अपना जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा, मेरा अपना राइट से ज़्यादा जो जनरल विल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कि वो सभी के बेनिफिट के लिए होगी। इन द स्टेट, मैन मोरल सेंसिबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल पावर्स ग्रेजुअली इवॉल्व्स। अब इस स्टेट में जहाँ पे जनरल विल से चीज़ें चलेंगी उसी को स्टेट बोल रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा, जनरल विल से नहीं चल रही तो वो सिविल सोसाइटी होगी इनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो होगा, जो सेंसिबिलिटी है, मोरल सेंसिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल पावर ग्रेजुअली इवॉल्व होगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और ये आगे बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या होगा, हम फिर से तो जंगल वाले, जो जंगल का आइडिया था कि हम पहले जो फ्री पैदा हुए थे, ऑलमोस्ट उस तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अब हमको सब कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, जो हमारी जो डेवलपमेंट हो चुका है, ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट को हम छोड़ दें। तो अब इनकी जो जनरल थ्योरी ऑफ, जो जनरल विल की थ्योरी है उसको थोड़ा सा और देखते हैं कि अब जनरल विल तक पहुंचेंगे कैसे, क्या होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या करेंगे। तो देख लेते हैं द थ्योरी ऑफ जनरल विल इन डिस्कोर्स।
डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए. रूसो सेज जनरल विल टेंड्स ऑलवेज टू प्रिजर्वेशन एंड वेलफेयर ऑफ द होल. हमेशा सबकी बात करते हैं. जनरल विल किसी एक आदमी की नहीं होगी, पूरे स्टेट में जितने भी लोग हैं सबकी विल मिला के क्या बनेगी, जनरल विल. इट इज एन आउटकम ऑफ मोरल एटीट्यूड इन हार्ट ऑफ सिटीजन्स टू एक्ट जस्टली. कि ये जो है कि एक नैतिक चीज होगी कि जस्टिस सबके साथ हो और जस्ट बिहेवियर करो. ऐसा नहीं कि अपने प्रॉफिट के बारे में सोचे या अपने मटेरियल नीड के बारे में सोचे. हम कंप्लीटली जब पूरी सोसाइटी के बारे में, सबकी विल के बारे में सोचेंगे तभी. और ये हार्ट ऑफ सिटीजन है कि जस्टली जो है कि सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस तरह का आइडिया जब होगा अपनी चीज़ों के बारे में छोड़कर, तो इसको हम जनरल विल कहते हैं. व्हेन ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेक्रीफाइस देयर प्राइवेट इंटरेस्ट फॉर द गुड ऑफ होल. कि अपने प्राइवेट इंटरेस्ट, जैसे आज के समय भी देखें तो तमाम सारे लोगों के अलग अलग प्राइवेट इंटरेस्ट हो रहे हैं. कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके प्राइवेट इंटरेस्ट है कि उनका बिजनेस बच जाए. जो छोटे जो मजदूर हैं उनको लग रहा है कि हम किसी तरह घर पहुंच जाएं, या फिर कह सकते हैं कि उनको खाना मिल जाए, भले बड़ी चीज़ें छूट जाए. तो अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं कि उनको अगली बार नुकसान ना हो. तो उन सब चीज़ों को छोड़ के जब हम सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो उसी को कहते हैं जनरल विल. इंडिविजुअल मेंबर्स जो होंगे, चाहे वो इंडिविजुअल मेंबर्स हों या ग्रुप भी कह सकते हैं, वो अपने प्रॉफिट या लॉस के बारे में सोच के वो अपने सेक्रीफाइस करेंगे प्राइवेट इंटरेस्ट को और गुड ऑफ होल के बारे में सोचने लगेंगे. सो द जनरल विल कम फ्रॉम ऑल. कि अब आएगी कहाँ से, वो सभी का, जो हमने बताया, जो हमने पिक्चर बनाए उसके सभी का जो है उससे आएगी. एंड अप्लाई टू ऑल. अब ये होगा कि जनरल विल कैसे लेंगे कि सभी की इच्छा है और सभी पे अप्लाई भी होगा. कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं मानेंगे. एक बार सबने अपने सेक्रीफाइस कर लिया है, मान लीजिए ये आदमी नहीं चाहता है कि हम माने, लेकिन इसको मानना पड़ेगा. टू ऑल एंड एम्बडीज द फ्री रैशनल विल ऑफ ऑल. कि ये सभी की जो तार्किक विल है ये होगा, तो किस कोई इसको मना नहीं कर सकता. रूसो अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. अब ये कह रहे हैं कि ये हाँ ये तो हो सकता है कि हमेशा पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग अपने सेक्रीफाइस कर दे, कोई नहीं सेक्रीफाइस करे, तब क्या करेंगे. हैव एन यूनानिमिटी अमंग द मेंबर्स ऑन जनरल विल. तो जो बात मिले कि ही सजेस्टेड इफ वी टेक अवे फ्रॉम द विल्स ऑफ द वेरियस पर्टिकुलर इंटरेस्ट विच कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर वॉट रिमेन्स एज अ सम ऑफ द डिफरेंस इज द जनरल विल. अब ये कहते हैं कि अब अलग अलग लोग हैं, ढेर सारे सबके विल हैं, तो कैसे जनरल विल पे पहुंचेंगे, एक दूसरे से तो कॉन्फ्लिक्ट होगी. तो ये कहते हैं कि ऐसी चीजें कीजिए कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो सारे विल ले लीजिए. तो ये सारे विल का जो सम होगा, इनको जोड़ के जो विल बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो जनरल विल. और यही जनरल विल रियल विल होगी. और ये क्या होगी, पर्टिकुलर विल. तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट से आएगी, जो क्या कहेंगे उसको, पर्टिकुलर विल. सम ऑफ पर्टिकुलर विल, जो ढेर सारी पर्टिकुलर विल्स हैं उनको जोड़िए. और कौन सी चीज जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें होंगी वो तो अलग है, लेकिन जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, विच कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर, तो उनको देख सकते हैं. इसके बाद अगर हम देखें कि इफ समवन रिफ्यूजेस टू ओबे द जनरल विल ही विल बी कंपेल्ड टू डू सो. अब क्या हो रहा है कि अगर उसके बाद भी कोई जनरल विल तो आ गई, लेकिन जनरल विल को कोई मान नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो उसको फोर्स किया जाए कि उसको मानना ही पड़ेगा. जैसे हम जब आज़ाद हुए तो हमने एक तरह से ऑलमोस्ट जनरल विल बना ली कि डेमोक्रेटिक तरीके से आएंगे. अब मान लीजिए जो बन गया प्राइम मिनिस्टर वो बोले कि नहीं अब हम हटेंगे नहीं, तो क्या होगा, उसको फोर्स किया जाएगा, क्योंकि उसने ही, जिन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो लोग कहें कि नहीं अब हम लोग हमेशा के लिए होंगे. लेकिन वो जनरल विल थी, कि ऐसा नहीं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो आपने अपनी विल के अकॉर्डिंग बनाया. वो सबकी विल थी, जहाँ पे लोगों को अपना डाउट नहीं था वहाँ पे सब लोगों ने मिलकर जनरल विल बनाई. अब उसको अगर आप नहीं हटते हैं तो आपको हटाया जाएगा. जैसे हमारे यहाँ इमरजेंसी में हुआ कुछ दिनों के लिए, तो इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने फिर से इंदिरा गांधी को हटा दिया. ओबेइंग जनरल विल इज एक्सप्रेशन ऑफ मोरल फ्रीडम. अब ये कह रहे हैं कि अब ये जनरल विल जो है सबकी जो है, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये तो सबकी विल है, कलेक्टिव विल है, उसमें आपकी विल भी शामिल है. तो बोले कि ये कोई बाउंडेशन नहीं है. अब कोई सोवरेन अलग से आपको डिक्टेट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कलेक्टिवली आपने डिसीजन लिया था, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं. तो आप, इट मीन्स कि यू आर मोरली फ्री. ये एक एक्सप्रेशन हो गया. ओबेइंग सोवरेन नॉट ओबेइंग एक्सटर्नल अथॉरिटी. अब यहाँ पे ओबेइंग सोवरेन जो है, कि ये सोवरेन कौन है, वो जनरल विल ही है सोवरेन.
आप ही हैं सोवरेन। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है कि कोई किंग है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई राजा है या कोई पावरफुल आदमी है, बट ओबेइंग द रैशनल पार्ट ऑफ देयर ओन सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि हम जब ओबे कर रहे हैं तो रैशनल चीज़ों कर रहे हैं, क्योंकि जनरल विल कैसे बनाई, हमने अपने तर्क से सब लोगों से मिलके बनाई। तो हम अपने आप को ही फॉलो कर रहे हैं, ना कि किसी पावरफुल को, पावर को। ये सोवरेन हम ही हैं। A government that would do what one's rational self would indeed want to do। अब गवर्नमेंट का काम क्या है कि जो एक रैशनल व्यक्ति चाहता है उसको ही प्रोवाइड करना, उसको वही चीज़ देना। यही गवर्नमेंट का काम है, यही स्टेट का काम है, वही सॉवरेन का काम है कि वो जो फ्रीडम चाहते हैं, अब लोग चाहते हो कि हमको फ्री किया जाए, और गवर्नमेंट चाहती को ना फ्री ना किया जाए। जैसे अभी अगर आप देखें तो लॉकडाउन ख़त्म किया जाए या ना किया जाए, अगर 100% जनता चाहती है कि लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए, तो क्या गवर्नमेंट नहीं खत्म कर सकती? तब इनके अकॉर्डिंग, अगर रूसों के अकॉर्डिंग जाए, तो गवर्नमेंट को वही करना चाहिए जो जनता चाहती है, या उसका उल्टा चाहती हो कि लॉकडाउन और बढ़ाया जाए, 1 साल 2 साल तक बढ़ा दिया जाए, तो वो भी करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो जनता जो चाहती है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को जो चाहती है, या गवर्नमेंट स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए, या अपने इमेज को अच्छा बनाने के लिए, या अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए। उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। और कई बार अगर देखें तो रूसों का जो फ्रांस पे असर पड़ा, या बहुत सी यूरोपियन कंट्री में, वहाँ पे ये चीज़ें आ गई। एक समय में वो लोग कॉलोनीज बना रहे थे, लेकिन कॉलोनीज बनाने से उनको, लोगों को लगा कि नहीं, हमको अपनी लाइफ भी तो जीनी है। तो उन्होंने अपने ही, जैसे ब्रिटेन में अगर देखें, तो ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में ऐसी पार्टी को ब्रिटिश लोगों ने वोट कर दिया जिन्होंने बोला कि इंडिया को आज़ाद कर देंगे। कोई भी देश सोचिए आप कि कोई भी देश जो किसी का पार्ट बन जाए एक बार, उसको छोड़ने के लिए कहीं पे इलेक्शन हो, कहीं पे भी हो, अगर अब पाकिस्तान में कोई स्टेट अलग होना चाहता हो, या इंडिया में कोई स्टेट अलग होना चाहता हो, और कोई बोले कि हम इसको आज़ाद कर देंगे, भले वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इंडिया का पार्ट बना होगा। इंडिया में बहुत से जो स्टेट्स हैं हमारे बाद में जुड़े हुए हैं, तो क्या अगर वो अलग होने की बात करेंगे कभी, तो क्या हमारे देश की जनता वो कर सकती है? तो ये चीज़ें जो आई, वो रूसों का इफेक्ट है कि नहीं, देश की जनता ये सोचने लगी कि नहीं, हम अपने विल के लिए दूसरे को कैसे गुलाम बना कर रख सकते हैं, अगर वो नहीं रहना चाहते हैं हमारे साथ। तो ये देश की जनता ने वहाँ पे इलेक्शन में ही उस पार्टी, लेबर पार्टी को दे दिया वोट कि हमको फ्री करेगी, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि फ्री कर दें। तो एक तरह से वो भी हो सकता है। अदरवाइज क्या होता है, हम कितने भी परेशान हो, कितना भी हमारा पैसा खर्च हो जाए, कितने भी लोग हमारे मारे जाए, ऑल्दो ये हो रहा था, ब्रिटेन के लोग काफ़ी मारे जा रहे थे, क्राइसिस में थे, लेकिन फिर भी जो हमारे यूजली एक आम आदमी या जो होती है कि वो क्या होता है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास एक्वायर करके रखें, भले वहाँ की जनता हमको नहीं चाहती हो, लेकिन फिर भी हमने एक बार एक्वायर कर लिया तो हम उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते। तो रूसो ये बात इसके अगेंस्ट में आते हैं कि हम रैशनली सोचे कि हम क्यों किसी और पे कब्जा करेंगे, हम अपने लिए फ्री है ना। तो ये जो आइडिया है, ये रूसों का इफेक्ट पड़ता है। और रूसों में देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्री जैसे फ्रांस में तो बहुत ज़्यादा रूसों का है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बाद में होता है, वो भी पूरी तरह से रूसों के आइडिया पे डिपेंड करता है कि, लेकिन एक तरह से अनार्की की तरफ भी ले जाता है। वो हम आपको इनका जो इवोल्यूशन करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे सॉरी, तो वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल विल एज अ सॉवरेन, जो जनरल विल है वही सॉवरेन है। रूसो सॉवरेन इज रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो रूसो का जो सॉवरेन है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी पर्टिकुलर विल्स के साथ, जो हमने एंटायर विल या होल विल जो बनाई, जिसको हम जनरल विल कह रहे हैं, वो जो है वही सॉवरेन है। सोवरेनिटी ऑफ द पीपल इनएलिएनेबल, कहते हैं ये अब ये किसी से ली नहीं जा सकती, हर इंडिविजुअल अपने आप में सोवरेन है, और सब लोग मिला के ही सोवरेन। इनडिविजिबल है, इसको बांटा नहीं जा सकता है कि आधी आपके पास है आधी आपका। पीपल कैन नॉट ट्रांसफर देयर लेजिस्लेटिव फंक्शन टू द स्टेट। अब ये कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो किसी और को नहीं, क्योंकि आप सब लोग, हम जितने भी लोग हैं वो सब लोग मिलकर लेजिस्लेशन बनाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो अप्लाई होने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो भी इसमें शामिल है वो डिसाइड करेगा, ना कि कोई और बाहर से पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन या कोई दूसरा कंट्री या कुछ इंटेलेक्चुअल्स या कुछ पावरफुल लोग। ये सब लोग डिसाइड नहीं करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, उसमें ये लोग भी शामिल होंगे, लेकिन उनका भी से उतना ही होगा जितना बाकी लोग, तो वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये बहुत सी जगह पे, जहाँ पे
कह सकते हैं कम्यून जैसा सिस्टम होता है, बहुत छोटे एरियाज में होता है। तो फ्रांस या स्विट्जरलैंड में बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ के लोग, लोकल लोग डिसाइड करते हैं। मान लीजिए 1000, 2000, 5000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है, सब लोग आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं, जिस पर बहस करते हैं उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं। बड़े कंट्रीज में ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर हम छोटे लेवल पे जैसे गांव को ही थोड़ी सी लिबर्टी दे दें, तो वो गांव जो है अपनी पॉलिसी खुद डिसाइड कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर हम फ्यूडल होंगे, हम पैट्रियार्कल होंगे, या हम कास्टिस्ट हैं, कम्युनल हैं, तो गांव को उतनी लिबर्टी देने में वो खतरा है कि वो कम्युनल, कास्टिस्ट, पैट्रियार्कल जो है लेजिस्लेशन बना सकती है। इसलिए हमारे यहाँ जो ये डिबेट भी थी अम्बेडकर और गांधी की, तो अम्बेडकर इसके अगेंस्ट में थे कि लेजिस्लेटिव पावर ग्राम पंचायत को ना दी जाए, और जो गांधी थे वो कहते थे कि दी जाए। लेकिन अंबेडकर कुछ हद तक उस समय सही थे, क्योंकि उस समय और भी ज़्यादा, अभी भी अगर हम देखें तो गांव में अगर हम देखें तो जो फ्यूडलिज्म है या कास्टिज्म है वो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको लेजिस्लेटिव पावर दे देंगे तो वो क्या करेंगे, वो किसी कास्ट के अगेंस्ट में, किसी जहाँ जिसकी मेजोरिटी होगी वो दूसरों के अगेंस्ट में लेजिस्लेशन कर देगा। तो जब तक ये सिविलाइज सोसाइटी सही नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। तो इसलिए लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तो हम देते हैं, जैसे स्टेट्स को अपना लेजिस्लेशन बनाने का देते हैं, और हम जो कह सकते हैं कि सेंटर के पास तो है ही। तो ये जो लेजिस्लेटिव फंक्शन ये कह रहे हैं इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि सबको, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं। तो छोटे इंस्टीट्यूशन में तो होता ही है, जैसे किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में वो अपने खुद डिसाइड करते हैं, किसी ऑफिस में वो खुद डिसाइड करते हैं। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन मस्ट बी रन बाय स्पेशल ऑर्गन्स बट मस्ट बी सबॉर्डिनेट टू द पीपल। की जो जुडिशियल फंक्शन है या एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ये तो स्पेशल बॉडी के थ्रू, लेकिन ये भी किसके नीचे रहेंगे, पीपल के नीचे। तो वही फिर से डिबेट आ जाती है कि अगर क्या हमेशा पीपल सही होंगे, लोग हमेशा सही होते हैं क्या, जुडिशरी अगर पीपल के बेसिस पे करेगी। तो कई बार जो पेट्रियार्कल आइडिया है, जो कास्टिस्ट आइडिया है, जो कम्युनल आइडिया है, वो प्रिवेल कर सकता है, और जिसकी मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटेरियन हो जाएगा, हम डेमोक्रेसी नहीं रह पाएंगे। तो डेमोक्रेसी रहने के लिए सभी के इक्वल समझदारी होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। तो अब हम इवेल्यूएट कर लेते हैं इनको, देखते हैं कि क्या इनमें कमी थी या क्या अच्छाई थी। तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉन, in discourse on inequality to social contract, रूसो ऑसिलेट्स विथ इंडिविजुअलिज्म टू कलेक्टिविज्म। कि एक तरफ तो इंडिविजुअल को बहुत पावर दे रहे हैं, लेकिन फिर कलेक्टिविज्म पे फोकस कर रहे हैं कि कलेक्टिव अगर गलत हो जाए तब क्या करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ऑसिलेट कर रहा है, इसके बीच में झूल रहे हैं कि बहुत क्लियरली नहीं बता पाते कि इंडिविजुअल को सॉवरेन भी बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कलेक्टिव की बात माननी पड़ेगी। फिर ये कह रहे हैं कि कलेक्टिव जो है, अभी तक जो सोसाइटी थी उसमें कलेक्टिव गलत था, अब कैसे अचानक सही हो जाएगा। जो इंडिविजुअल है, जब तक सही नहीं होगा तब तक कलेक्टिव नहीं सही होगा। इंडिविजुअल ही गलत रहेंगे तो फिर कलेक्टिव भी गलत होगा। तो ये थोड़ा सा ऑसिलेट कर रहा है। इन द कॉन्फेशन ही ऑल्सो रियलाइज, वो खुद भी रियलाइज करते हैं दैट कि ये ऐसा होता है। जब उन्होंने कॉन्फेशन लिखा तो उसमें ही कह रहे हैं कि भाई कि इंडिविजुअल और जो कलेक्टिविज्म है वो इंडिविजुअल से मिलकर बना है। इंडिविजुअल करप्ट है तो कलेक्टिविज्म भी तो ओवरऑल करप्ट हो सकता है। कैसे कहेंगे कि जो डेमोक्रेसी हमेशा सही होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम ही अलग करते हैं, लेकिन हम सारे लोग ईमानदार नहीं हैं। और अगर ईमानदार है भी तो क्या, उसमें से कुछ लोग बेईमान है या मेजोरिटी बेईमान है, तो क्या करेंगे। वो तो डेमोक्रेटिकली ज़्यादा। और जो हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट है उसमें तो और भी है कि अगर आपने 30%, 40% किसी ने ले लिया तो वो आसानी से गवर्नमेंट बना लेगा, और जो गवर्नमेंट बन गई है वही सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेपर्स क्या कहते हैं, ही कैन नेवर टेल हाउ वी कैन बी श्योर ऑफ फाइंडिंग द जनरल विल। तो जनरल विल को बहुत आसानी से कि वो करेक्ट ही होगी, ये ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो है कि जब सभी लोग मिलके करेंगे और बोले कॉन्फ्लिक्ट एरिया हटा दीजिए। अब इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे 135 करोड़ लोग हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट एरिया बताएंगे तो कुछ भी बचेगा नहीं। हो सकता है किसी चीज़ पे एग्री ना करें कोई, कि सिंपल सा कोई जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत से लोग बोलेंगे ये भी फंडामेंटल राइट नहीं होने चाहिए, क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, बहुत से लोगों के पास उनको अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। या राइट टू लाइफ क्यों होना चाहिए, बहुत से लोग जो गलत कर रहे हैं उनको तुरंत मार देना चाहिए, या छोटी गलती के लिए मार देना चाहिए, या किसी चीज़ पर, जैसे बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं भाई कि जो इंटरकास्ट मैरिज करे उसको मार देना चाहिए, जो इंटर रिलीजियस मैरिज करे तो वो बिलीव कर सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं। तब क्या करेंगे, तो ये फंडामेंटल राइट्स भी हमको नहीं मिल पाएंगे। तो हमारे तो कॉन्फ्लिक्ट इतने अधिक होंगे कि जनरल विल पे कभी एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। ये पर्टिकुलर विल इतनी ढेर सारी होंगी कि जनरल विल पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, या रियल विल हम अचीव नहीं कर पाएंगे। Sabine writes, he tried to answer several question but produce contradiction and evasion। तो बहुत से क्वेश्चन पे तो बात करते हैं, लेकिन फाइनली कॉन्ट्राडिक्टरी जो आइडिया आता है वो आ जाता है। ऑल्दो इनका आइडिया बहुत
अच्छा है कि जो लोग हैं वही डिसाइड करें, कि आप किसी घर में हैं तो घर के लोग डिसाइड करें कि क्या करना है, बाहर का आदमी क्यों करे या कोई सुपर पावर कोई एक आदमी क्यों करे। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर एक आदमी के पास वो नॉलेज है और दूसरे के पास नहीं, तब क्या करेंगे। तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही। अब आगे देख लेते हैं। तो एबनस्टीन हैज ऑब्जर्व दैट ही वाज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर हु सिंथेसाइज्ड गुड गवर्नमेंट विद सेल्फ गवर्नमेंट। तो आइडिया जो है कि एक तो बहुत प्रोग्रेसिव आइडिया, जो हम आज के समय में जिस तरह से हम देखते हैं पंचायती राज हो या छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी दी जाती है, कि चाहे वो आपका यूनिवर्सिटीज़ हो, ऑफिस हो, कि आप अपने डिसीजन काफ़ी अपने से ले सकते हैं, जो वहाँ के लोग वो डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए, किस तरह से, कि किस जगह पे हॉस्टल कितने बजे बंद होगा या नहीं बंद होगा, तो वो वहाँ के लोग डिसाइड करें। ना कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे कि 8 बजे बंद हो जाएगा, तो ये, या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे, तो वो वहाँ के लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑफिस कितने बजे तक चलेगा, क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेगा, कि तो वो चीज़ें कर सकते हैं। रूसो वॉज नॉट अ सोशलिस्ट। अब ये कहते हैं कि एक सोशलिस्ट नहीं थे, लेकिन इनके आइडिया काफ़ी सोशलिज्म को प्रभावित करते हैं। बाद में अगर हम देखें तो सोशलिज्म से काफ़ी लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। ही वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट भी नहीं है, बट हिज फिलोसफी कंट्रीब्यूट टू नेशनलिज्म। तो धीरे धीरे, क्योंकि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि हम एक है, जैसे हम, तो वो एक होने का आइडिया जो है वो नेशन पे ही आ जाएगा, कि हम, वो कोई भी नेशन हो सकता है, वो छोटे लेवल पे नेशन हो सकता है, कि आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली भी एक नेशनलिज्म आ सकता है, दिल्ली के लोग डिसाइड करेंगे, हरियाणा के लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उसको भी हम हरियाणा नेशनलिज्म और दिल्ली कह सकते हैं, या किसी भी स्टेट, छोटे स्टेट। प्रेजेंट टाइम रूसोज आइडियाज आर स्टिल रेलिवेंट। अब क्यों है ये रेलिवेंट, ये लास्ट पॉइंट है, क्योंकि जो मॉडर्न डे डेमोक्रेसी है वो ये फ्रीडम दे रही है धीरे धीरे, हर रोज ये धीरे धीरे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी जो है, जो जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होनी है वही डिसाइड करे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है, वो खुद समझ सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, अब ढेर सारे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, चाहे वो, तो हर ऑफिस का कुछ नियम अलग अलग होते हैं, आप देख सकते हैं। अब LIC में कुछ और हो सकता है, बैंक में कुछ और हो सकता है, कितने बजे लंच करेंगे, 1 बजे करेंगे कि 2 बजे करेंगे कि 2:30 बजे करेंगे, वो उनको डिसाइड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की फ्रीडम वो होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो फ्रीडम है, लेकिन ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कब होगी फ्रीडम, कि पूरे स्टेट या सोवरेनिटी के नाम पे, या पूरे वर्ल्ड की क्या एक सोवरेनिटी हो सकती है, ये धीरे धीरे हम इसको बढ़ा सकते हैं, कि हम कॉन्फ्लिक्ट जब एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू करेंगे, जब हम, तभी ये हो सकता है। अभी अगर इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तब ये पॉसिबल नहीं है। तो कलेक्टिव जो इंटरेस्ट है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।